नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिनको बवासीर भी बोला जाता है, हेमोरॉइड्स भी डॉक्टरी भाषा में बोला जाता है। ये कितनी प्रकार की होती हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं। इंजेक्शन से कर सकते हैं, धागे से कर सकते हैं, सर्जरी से कर सकते हैं या लेज़र से कर सकते हैं, और किस ग्रेड की पाइल्स का क्या इलाज हो सकता है जिसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होगी, जिसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं कि पाइल्स कितनी तरह की होती हैं। ये मुख्यतः दो तरह की पाइल्स हम डिवाइड करते हैं डॉक्टरी भाषा में। जैसे ये मल द्वार है, जिसको हमने तस्वीर में पूरा अच्छे से दिखाया है। इसमें देखिए नीचे जो बल्ब जैसा एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको एक्सटर्नल पाइल्स बोला जाता है। जो मल द्वार के आखिरी जो सर्कल होता है, जो स्पिंक्टर होता है, जिसको एनस बोलते हैं, उसके आखिरी हिस्से में जो आप कभी कभी महसूस करते हैं, जिन भाइयों को बवासीर पाइल्स है या माताएं बहनों को हैं, वो आखिरी वाले हिस्से में जो आप अंगूर जैसी छोटी छोटी स्वेलिंग जो महसूस करते हैं, उनको एक्सटर्नल पाइल्स, बाहर की पाइल्स बोला जाता है। इनका जो मुख्य लक्षण क्या है, इनमें दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके आसपास जो एरिया है, ये जो एनल कैनाल का जो एरिया है, इसमें नर्व्स, तंत्रिकाएं ज़्यादा हैं जो दर्द पैदा कर देती हैं, इस तरह की स्वेलिंग। इसके अंदर क्या होता है, खून का थक्का बना होता है, और खून की थक्का अगर लगातार इसमें रहता है तो इसमें मवाद हो जाती है, कभी कभी साइनस बन जाता है, एब्सेस, फोड़ा, और इसके आसपास कभी कभी खुजली भी होती रहती है, और कभी कभी पानी जैसा तरल इसमें इसके आसपास निकलता रहता है, बेचैनी रहती है। और मल त्यागने में भी जो एक्सटर्नल, जो बाहरी जो पाइल्स होती हैं, बवासीर होती हैं, वो मुश्किल पैदा करती हैं। मल थोड़ा सा मुश्किल से वहाँ से निकलता है। और जो अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको इंटरनल पाइल्स बोला जाता है। इसका जो डिवीज़न है दोस्तों, वो करते हैं इस लाइन से, जहाँ से मैं अपनी उंगली इसको घुमा रहा हूँ, इस लाइन को बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन या फिर डेंटेट लाइन। इससे ऊपर, इस हिस्से से ऊपर जो भी पाइल्स बनेगी इस हिस्से में, जैसे ये दिखाया गया है इसमें, इसको इंटरनल पाइल्स, अंदरूनी पाइल्स बोला जाता है, जिनको कि खूनी बवासीर बोलते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण, जैसे इसको खूनी बवासीर बोला ही जाता है, इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो वीन्स होती हैं, पाइल्स जनरली क्या होती हैं, फूली हुई नीले रंग की जो वीन्स, आपको हाथों के ऊपर भी आप देखते हैं, अपने हाथों पे जो वीन्स होती हैं, जिनमें से जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, बेसिकली उसी की फुलावट हो जाती है। उसका कारण तो मुख्यतः यही है दोस्तों, कि या तो किसी पेशेंट का लीवर खराब होता है, जैसे ज़्यादा ड्रिंक करने से लीवर सिरोसिस हो जाता है, या कोई लीवर की अन्य गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से इंटरनल पाइल्स बन जाती हैं और उनमें से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। और जो अंदरूनी खूनी बवासीर जिसको बोला जाता है दोस्तों, उसका क्या लक्षण है कि जब मरीज मल त्याग रहा होता है, और ज्यों ही वो पहला मल त्यागेगा, उसके बाद उसमें टप टप, शुरुआत में टप टप खून गिरता है, लाल रंग का चमकीला खून, और उसके बाद उसमें धार बन जाती है खून की। और उसकी वजह से क्या होता है, मरीजों में कई बार खून की अत्यधिक कमी हो जाती है। मैंने बिल्कुल जवान लड़के और लड़कियों को भी देखा है, जिनमें इसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाता है, 4 या 5 ग्राम तक उनके अंदर खून रह जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। और एक बताया मैंने लीवर के कारण, लीवर की बीमारी की वजह से पाइल्स हो सकती है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कब्ज। कब्ज एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। सारे कारण कब्ज की वजह से नहीं होता है कि पाइल्स हो गया, फिस्टुला वैसा है, नहीं नहीं, कब्ज की वजह से पाइल्स हो सकती हैं। ये नहीं है कि कब्ज है तो पाइल्स होंगी। या फिर पाइल्स का जो जो अलग जो कारण बनते हैं, वो क्या बनते हैं कि भाई कब्ज क्यों है, उसका जो मेन जड़ क्या है, कारण क्या है कि आपको कब्ज है। तो कब्ज का कारण क्या हो सकता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड की अगर किसी को समस्या है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है, उसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। या फिर क्या है, जन्मजात उसको आनुवांशिक तौर पर एनोरेक्टल कोई मेलफॉर्मेशन है, वहाँ पर आनुवांशिक तौर पर वो जो एनाटॉमी में, अंदर की बनावट में ही कुछ समस्या, जिसकी वजह से भी पाइल्स हो सकती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगी उस मेलफॉर्मेशन की वजह से। और जब पेशेंट या जो जिस व्यक्ति को भी ये पाइल्स हैं, वो जब भी मल त्यागता है, उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब भी ये अब उसको पाइल्स की समस्या गंभीर हो जाती है। अब ये जो इंटरनल पाइल्स होती हैं दोस्तों, उसमें अगला
जो मुख्य कारण आता है वो था गर्भवती महिलाओं को भी पाइल्स फिजियोलॉजिकल एक प्राकृतिक कारण से हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर उस वक्त प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा है, और जो अंदर पेट में जो बच्चा, यूट्रस में जो बच्चा पनप रहा है, उसके वजन के कारण और उसके आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके वजन के कारण उसका जो पेल्विक फ्लोर है उसके ऊपर प्रेशर गिरता है, जिसकी वजह से पाइल्स हो जाती हैं। लेकिन वो डिलीवरी के बाद वो पाइल्स ठीक हो जाती हैं 3 से 6 महीने में। अब अगला जो मुख्य जो इसका पाइल्स का कारण है दोस्तों, वो है आपकी दिनचर्या, आपकी खान पान की आदतें। अगर आपकी सिटिंग जॉब है और आप मल त्यागने की इच्छा को, देखिए क्या होता है, मल त्यागने की कई बार एक नेचुरल प्राकृतिक इच्छा होती है। जब आप खाना खाते हैं, दिन में आप खाना खा रहे हैं 4 बार 5 बार, कभी कुछ पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी या कुछ भी, कोई तरल चीज़ पी रहे हैं, तब भी अगर आपके अंदर मल त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है, जो एक प्राकृतिक है, जिसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोला जाता है, और उसको आप अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है कि खाने के बाद अगर उनको मल त्यागने की इच्छा हो रही है तो वो उसको दबा लेते हैं। वो सोचते हैं कि खाना खाते ही अगर मल त्यागेंगे तो ये गलत बात नहीं दोस्तों। ये जो भ्रम है आप लोगों के मन में, उसको निकाल दीजिए। ये आप छोटे बच्चे में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटे बच्चे का। जो बच्चा होता है करीबन 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, तो उसको आप कुछ भी खिलाएंगे, चाहे कुछ पिलाएंगे, तो उसके बाद वो सुसु पोटी करता है उसी तरह से, क्योंकि उसके अंदर एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स हुआ है। उसके मुंह में खाना गया है, मुंह से उसके स्टोमक में गया है। जब स्टोमक के अंदर जब खाना जाता है तो आपकी जो कोलोन और रेक्टम वाला जो हिस्सा है उसके अंदर एक रिफ्लेक्स, एक प्राकृतिक तौर पर एक तंत्रिकाएं आपकी बोलती हैं कि जब आपने कुछ खा ही लिया है तो मल भी त्यागिए, ताकि आपके पेट में जगह बने। लेकिन हम कई बार उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, या जाने अनजाने में, या लापरवाही में, या अनजाने में सोचते हैं कि जी खाना खाते ही हम क्यों मल त्यागें, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब भी इच्छा हो मल जरूर त्याग दीजिए। उसको रोकने से क्या, वो सख्त हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब उसमें जोर लगाते हैं तो ये जो रेक्टम और एनल कैनाल की जो वीन्स हैं वो फूल जाती हैं, जिनको कि आप पाइल्स बोलते हो। अब इनकी ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेड 1 2 3 4, पहली और दूसरे ग्रेड की पाइल्स बाहर नहीं आती, सिर्फ उसके लक्षण होंगे। कभी कभी दर्द होगा, कभी कभी इरिटेशन होगी, बेचैनी होगी मल द्वार में। और ग्रेड 3 की क्या होती है, जब आप मल त्यागते हैं तो बाहर आएंगी मल द्वार से, लेकिन आप उनको, जो मरीज होता है फिंगर से अंदर करेगा तो वो वापस चली जाती हैं। लेकिन जो ग्रेड 4 की हैं वो क्या है, मल त्याग रहे होते हैं तब उस टाइम पे बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल लटक जाते हैं, और वो उंगली के से की गई कोशिश से भी अंदर नहीं जाती, वो लगातार उससे एनल कैनाल में फंसी हुई रहती हैं, बाहर लटकी होती है गुच्छे की तरह। तो दोस्तों ये है पाइल्स, मोटा मोटी जो मैंने बताया। उसके कारण जो है वो है क्या, कई बार क्या होता है कि आपकी सिटिंग जॉब है, आप लगातार बैठे रहते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, या कोई दुकानदार है, या फिर कोई एक तरह से जो रिसेप्शन की जो जॉब करते हैं उनकी लगातार सिटिंग जॉब है, वो बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों जो सिटिंग जॉब वालों के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन पाई जाती है, और जिसकी वजह से पाइल्स बन जाती हैं। और जनरली जो मिसकंसेप्शन जो रहता है कि 24 घंटे में ज़्यादातर लोग एक बार मल त्यागते हैं, लेकिन देखिए खाना आप अनेक बार खा रहे हो, मल एक बार त्याग रहे हो, तो वो सख्त होगा। सख्त होगा तो जोर लगाएंगे, जोर लगाएंगे तो वहाँ की विंस फूलेंगी, या ब्लीडिंग करेंगी, या दर्द करेंगी, जो कि बवासीर है। अब दोस्तों इसका इलाज क्या है, देखिए मुख्यतः ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को, अगर 1 या 2 पाइल्स हैं छोटे छोटे, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, सिर्फ आपको लक्षण आए, कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी एक आध बार ब्लीडिंग हुई है, तो उसको इंजेक्शन लगाकर भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा जगह नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाना है। कुछ झोला छाप भाई लोग क्या करते हैं कि हर मरीज को हर जगह इंजेक्शन, अरे ग्रेड 4 में ग्रेड 3 में इंजेक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर घाव हो जाते हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग होती है भयंकर वाले, और ज़रूरत से ज़्यादा जो इंजेक्शन होता है वो मल्टीपल अलग अलग जगहों पे नहीं लगाना होता है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि उससे कई बार कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं बिगड़े हुए केसेस। उसमें क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वही स्क्लेरोथेरेपी कर दी है ना, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए जी बवासीर के चक्कर में बहुत सारे, और उसकी वजह से वहाँ पर घाव हो जाते हैं। और जब वो घाव धीरे धीरे जो एनल स्फिंक्टर है उसको और ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उसमें स्ट्रिक्चर बना देते हैं,
तो दोस्तों ये डिपेंड ये करता है कि किस ग्रेड की आपकी पाइल्स है, बवासीर है, और उसमें एक है या दो जगह आप थोड़ी मात्रा में इंजेक्शन की दवाई दूरबीन से देख के लगा सकते हैं। ऐसे नहीं आंख मीच के कहीं भी लगा दिए। और जो इंटरनल पाइल्स होती हैं वो काफ़ी दूर होती है, बिना दूरबीन के उसमें कोई इंजेक्शन लगाता है तो गलत जगह लगा रहा है, आपके बाहर ही कहीं स्किन में, चमड़े में, एनस में कहीं उस ओरिफिस में या स्पिंक्टर में कहीं इंजेक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होने ही होने हैं। अगला इंजेक्शन के बाद जो अगला नंबर आता है कि इंटरनल पाइल्स, अगर प्रेग्नेंट महिला है, बार बार ब्लीड कर रही है और वो उसका ऑपरेशन हमें करना नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद अपने आप ये पाइल्स गर्भवती महिलाओं की ज़्यादातर की ठीक हो जाती हैं। तो क्या कर सकते हैं उन केसेस में जहाँ जहाँ उनको ब्लीडिंग है, जैसे इंटरनल पाइल्स ही होती हैं प्रेगनेंसी में, तो हम वहाँ पर रबर के बैंड, रबर प्लास्टिक के जो बैंड जो आते हैं हमारे पास सर्कल के रूप में, एक छोटी सी मशीन से हम उनको बेंडिंग कर देते हैं। बेंडिंग से क्या होगा, उसकी जो इमीडिएट जो रिलीफ उसको देना है वो दे देते हैं, और उसको बाद में जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है बेंड लगाने से। अगला क्या इलाज है इसका, धागे से। दोस्तों धागे से क्या है, वो भी दूरबीन से देख के मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके अलग अलग जगह में हम धागे बांध सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि 8-10 धागे बांध दिए। और पाइल्स, अब ये जरूर देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल पाइल्स हैं या इंटरनल पाइल्स हैं। कई बार हमारे जो यहाँ वहाँ जो पाइल्स वाइल्स के जो क्लिनिक खोले बैठे मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि जी एक्सटर्नल पाइल्स, स्किन के जो टैग हैं बाहर, उन्हीं को ही वो पाइल्स मानते हैं। जनरली बवासीर उन्हीं को मानते हैं जो बाहर जो चमड़े के लटकन सी बनी हुई होती है, गुच्छे से बने हुए होते हैं, वहाँ पर धागा बांधने से आपकी पाइल्स ठीक नहीं होनी है। वहाँ से ये जरूर हो सकता है कि धागा बांधने के बाद जो वहाँ पर जो चमड़ी का जो एक लटकन सी बनी हुई है वो जरूर गल सड़ के गिर जाएगी। आपको लगेगा कि जहाँ आप उंगली से महसूस करते हैं आपके मल द्वार के आसपास, जरूरी नहीं है कि वो पाइल्स है, वो स्किन के टैग भी होते हैं। कई बार वार्ट मतलब वायरस की एक बीमारी होती है जिसमें सींग जैसे बन जाते हैं छोटे छोटे, तो वो सब पाइल से नहीं होती हैं। वो तो आप किसी भी जैसे इलेक्ट्रिक मशीन है या लेज़र से भी रिमूव कर सकते हैं, और या धागा बांध के भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन पाइल्स बवासीर है वो काफ़ी अंदर होती है। जो एक्सटर्नल जो पाइल्स है उसका इलाज अलग है, और जो इंटरनल जो ब्लीडिंग वाले पाइल्स हैं उसका इलाज अलग है। अब अगला क्या इसका ट्रीटमेंट आता है, वो है सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, जैसे कि हम पहले करते थे। या क्या करते हैं कि उसमें जो कुछ पाइल्स क्या होती हैं, इंटरनल पाइल्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो एक्सटर्नल पाइल्स भी बन जाती हैं। उसी जैसे इंटरनल जो मैंने एरिया बताया वहाँ से स्टार्ट होती हैं, और वो फूलती 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 नीचे मलद्वार के बाहर तक एक ही सीधी रेखा में वो फूलती चली जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि हम ऑपरेशन से भी उसको नीचे से लेके ऊपर तक उस जो नस है उसको अलग कर लेते हैं, और सीधा ऊंचाई के ऊपर ले जाके बांधते। ये नहीं है कि नीचे वो बांधने से उसका काम हो जाएगा, नहीं। जहाँ पर वो आके ब्लड उसमें फंसा हुआ उस तक आपको उसको एक्सरसाइज, उसको काटते हुए जाना पड़ेगा, चारों तरफ से उसको अलग करना पड़ेगा उस नस को, और उसको वहाँ बांधना पड़ेगा। अब जो फिलहाल मरीजों के लिए जो वरदान साबित हो रहा है वो है लेज़र सर्जरी। लेज़र सर्जरी में क्या होगा कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। और उसमें क्या होता है कि हम इंटरनल पाइल्स को अंदर जाके लेज़र के द्वारा उसका इलाज करते हैं। उसमें क्या होगा कि जहाँ से पाइल्स जो बनी हुई होती है, जिस नस में जो खून की जो रुकावट है, जो फुलावट जो बन गई है, और जहाँ से उसके अंदर जो ब्लड आके फंसता है, वहाँ तक लेज़र की जो मशीन है वहाँ तक ले जा करके उस ओपनिंग तक जहाँ से इसमें ब्लड आके घुस रहा है और आके अटक रहा है, तो उस पूरी वीन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एब्लेट कर देते हैं उसकी इंटरनल वॉल को, इंटरनल लेयर को बेसिकली। और वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक कि इसमें डायरेक्ट जो ब्लड का एक चैनल बना हुआ है। तो लेज़र सर्जरी में कम काट छाट से, कम कटाई से भी मरीज का इलाज बहुत बेहतरीन हो जाता है, और लेज़र सर्जरी का सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके अलावा हम मरीज को क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप उस तह तक जाइए जिस कारण से आपको पाइल्स हुई हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज है तो सबसे पहले अगर आप ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो वो ना कीजिए, उसको बंद कर दीजिए।
तंबाकू का सेवन, चाहे वो खैनी खाते हैं, चाहे मुंह में तंबाकू चबाते हैं, या धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या हुक्का पीते हैं, तो उसको बंद करने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ कि दारू और बीड़ी मुश्किल है छोड़ना, लेकिन उसको कीजिए बंद, तभी आपको पाइल्स, फिस्टुला, साइनस से निजात होगा। अगर आप ऑपरेशन भी कराएंगे तब भी आपको ये छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो घाव मुश्किल से भरता है, क्योंकि मल द्वारा बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। इसमें कंटामिनेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मल है ना, उसमें करोड़ों की करोड़ बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग वैरायटी के, कुछ कुछ फंगस के सिस्ट भी होते हैं, तो वो सब उस घाव को भरने में रुकावट पैदा करते हैं। और अगला क्या है कि आपकी खान पान की आदतें, सबसे पहले तरल चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जैसे कि दही है, लस्सी है, जूस है। जूस घर का ही होना चाहिए, बाजार के डिब्बा बंद जूस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें मल्टीपल कलर होते हैं, फ्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है, मतलब कि उसमें शुगर ज़्यादा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको हम तरल नहीं मानेंगे, उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होती है, तो वो आपको नुकसान करेगी। अगला काम क्या कर सकते हैं, जो बहुत बेहतरीन है, रामबाण है, अंकुरित अनाज। घर में सबसे जो सस्ता अनाज है आपके पास, मैं ये नहीं कहता कि कुछ हाई फाई अनाज लेके आओ आप कहीं से, आपके घर में अगर काला चना है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, गेहूं है, कुछ भी है जो आपके घर का है, उसको भिगो करके पानी में अंकुरित कीजिए, और उसको पीने वाले पानी में जब अंकुरित हो जाए तो 4-5 बार धोइए अच्छे से। ये नहीं कि टूटी वाले पानी में डुबो के रख दिए, अंकुरित हो गया, आप खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो पीने वाले पानी में ही उनको भिगोना है, उनको पानी में डुबो के रखना है। जब वो 24 घंटे बाद या उससे ज़्यादा 36 घंटे बाद जब भी उनके अंदर अंकुरित जब वो हो जाते हैं, तब आप उनका सेवन कीजिए। इससे आपकी कब्ज भी ठीक होगी, आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी जाएंगे, आपका जीआई ट्रैक्ट भी बेहतरीन होगा, आपको एनर्जी भी सुपर पावर वाली मिलेगी। अब अगला क्या है कि मोटा अनाज, रोटियां बनाने में मोटा अनाज, मिक्स अनाज, जैसे कि उसमें गेहूं का अगर आप आटा खाते हैं तो गेहूं के अंदर चना भी मिलाइए, जो का आटा भी मिलाइए, और मिक्स आटा यूज़ कीजिए उसके अंदर, ठीक है। मिक्स आटा होगा, और उसको ज़्यादा बारीक आटा मत पिसवाइए, उसको बिल्कुल मोटा मोटा आटा रखिए, ठीक है। मोटा अनाज और मोटा आटा, और उसी की रोटियां खाने की आदत डालिए। साथ ही साथ क्या, बच्चों को भी आदत डालिए। और मैदा का जो आइटम आप खाते हैं या बच्चे आपके खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, देखिए बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन होती है, बच्चों में भी फीसर बनते हैं, लेकिन वो पिज़्ज़ा बर्गर के चक्कर में घर वालों को बताएंगे भी नहीं कि अगले दिन उनके साथ क्या बनी। दिन में तो उन्होंने खूब दबा के पिज़्ज़ा खाया, अगले दिन सुबह उनके साथ क्या हुआ। आप देखेंगे कि अगले दिन आपके बच्चे टॉयलेट में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, मल त्यागने में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, लेकिन उन बेचारे भोले बच्चों को भी नहीं पता कि वो जो मल है वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहा है उनका, क्योंकि जो मैदा का जो बना हुआ जो फास्ट फूड होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर फाइबर तो होता नहीं है, ठीक है। फाइबर हम किसको बोलते हैं, साग सब्जी फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर नहीं है, इसलिए वो पूरा एकदम सीमेंट की तरह, पुट्टी की तरह जम जाता है, और उसको उस मल को त्यागना काफ़ी कठिन होता है। अगला आप क्या काम करेंगे, सीजन का जो सबसे सस्ता फल है, सबसे सस्ता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सीजन का सबसे महंगा होगा उसके अंदर ज़्यादा दवाइयाँ डलती हैं, और जो सीजन का सबसे सस्ता होगा उसका छिलका उतार के उससे फल को ज़्यादा मात्रा में सेवन कीजिए। सब्जियां कौन कौन सी बेहतर हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करने के लिए, घिया, तोरी, पेठा, टिंडा, इनका भी आप छिलका उतार के सब्जी बनाइए, ठीक है। इसका सेवन भी ज़्यादा कीजिए। पानी, बार बार पानी पीने की आदत डालिए। अगर आप काम में व्यस्त हैं, चाहे आपका कंप्यूटर का काम है, चाहे आपका दुकानदारी का काम है, चाहे आपका कोई शोरूम है या कोई बिजनेस है जिसमें आप लगातार आपकी सिटिंग जॉब है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी ही रहेगी। ज़्यादातर केसेस में मैं देखता हूँ सिटिंग जॉब, जिनकी बैठने की जो ड्यूटी होती है लगातार, और वो मगन रहते हैं अपने काम में, और वो मल त्यागना दिन में 24 घंटे में एक बार, मैं कहूँगा जनाब मल त्यागने की आदत भी अगर आप 3 बार अगर आप मल 3 बार त्यागते हैं तो वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है।
वो दिन में अगर 3 बार मल त्यागते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है प्राकृतिक तौर पर आपकी फिजियोलॉजी के बेटर रखने के लिए, और डॉक्टरी भाषा में वो बेहतरीन है आपके लिए। 2 या 3 बार जरूर मल को त्यागिए, टॉयलेट जरूर कीजिए। और जो एक सबसे बेहतरीन जो रामबाण है वो क्या है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज किसको बोलते हैं, कीगल्स एक्सरसाइज जिनको बोला जाता है। वो जो माताएं बहनें जो ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान जिनको पाइल्स हो जाते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि जब वो सोई हुई बेड के ऊपर लेटी हुई होती हैं तब, या फिर जिन भाइयों का पेल्विक फ्लोर काफ़ी वीक है उनको भी पाइल्स की दिक्कत होती है, क्योंकि जो वीन्स हैं उसके आसपास मसल्स फाइबर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रोलैप्स, मल त्यागते वक्त वो नीचे की तरफ जो प्रेशर बनता है उसको झेल नहीं पाती आपकी नसें, और जिसकी वजह से वो पाइल्स बन के बाहर लटक जाती हैं। तो अपने पेल्विक फ्लोर जो नीचे का जो हिस्सा है, मल त्यागने वाला हिस्सा, और उसके पास में क्या है, जो पेशाब करने वाला हिस्सा, उसके आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको क्या करना है, कभी रिलैक्स करना है, कभी सिकोड़ना है, कभी रिलैक्स करना है, कभी सिकोड़ना है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। उससे क्या होगा, आपका पेल्विक फ्लोर बेहतरीन, वहाँ की मांसपेशियों का डेवलपमेंट अच्छा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसके आसपास की जो नसें हैं, जो वीन्स हैं, आर्टरी हैं, वो भी बेहतर होंगी, बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिसकी वजह से जो पाइल्स लटकी हुई, जो प्रोलैप्स, जो बाहर लटकी हुई जो पाइल्स होती हैं वो कम होंगी आपको। साथ ही साथ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिसके पास वक्त नहीं है वो वक्त निकालिए अपने शरीर के लिए। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप, या नहीं भी हैं तब भी क्या है, जब आपकी सिटिंग जॉब है तो बीच बीच में उठ के घूमते रहिए। अगर आपके पास फ़ोन आ चुका है तो कुर्सी पर बैठे बैठे फ़ोन पे गप्पे मारने की बजाय आप थोड़ा चलते फिरते बात कर लीजिए, आपकी जो भी बात है। साथ ही साथ टीवी, मोबाइल का प्रयोग कम कीजिए। आपके पास जगह नहीं है घूमने की तो छत पर घूमिए, या ऐसा रोड या ऐसा ट्रैक पकड़ लीजिए जिस पे ट्रैफिक कम हो। मैं ज़्यादा ट्रैफिक वाले रोड पे कभी भी चलने के लिए नहीं बोलता, चाहे वो सुबह है, चाहे वो दिन है, रात है, कुछ है, क्योंकि क्या होता है मॉर्निंग हावर्स में कुछ जो ट्रक या फिर बड़े व्हीकल्स के जो दूर वाली यात्रा वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको नींद आ रही होती है, और सुबह सुबह हम क्या करते हैं 4:30, 5, 6 बजे में जो घूमने वाले लोग होते हैं उनको रौन देते हैं। तो मैं कभी नहीं कहता कि आप रोड पर घूमे, मैं कहूँगा कि कोई सुनसान सी कोई गली है जो साफ़ सुथरी है, समतल है, उस पर, या कोई पार्क है आपके आसपास, या खेत हैं जो साफ़ सुथरे हैं, तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, चप्पल पहन के नहीं, स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी जो जूते पहन के दौड़ लगाते हैं तो वैसी शूज़ पहन के, जूते पहन के आप कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की वॉक कीजिए। वॉक मतलब ऐसे कीजिए कि अगर 2 लोग अगर वॉक कर रहे हैं तो आपस में बात ढंग से ना कर पाएँ। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए और आपको पसीना आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बवासीर से संबंधित पूरी कहानी, उसका ट्रीटमेंट, उसके प्रकार, कैसे आप कॉन्स्टिपेशन से निजात पाएंगे। अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, देखिए मैं डायबिटीज़ वाली बात करनी भूल गया था। डायबिटीज़ के रोगियों में भी पाइल्स की जो दिक्कत है बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा जो जीआई ट्रैक्ट है वो स्लोली काम कर रहा होता है। ओवरऑल क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट है जिनमें अनकंट्रोल रहती है, वो उनका सारा सिस्टम ही स्लो काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से पाइल्स बनने के चांसेस पूरे होते हैं। अगर पाइल्स बन भी जाती है तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी डायबिटीज़ के रोगियों, शुगर वाले रोगियों को ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, वॉक करेंगे मतलब सैर करेंगे 5 से 7 किलोमीटर की, तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। और डॉक्टर को दिखाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर पाइल्स हैं तो यहाँ वहाँ अनजाने डॉक्टरों के पास नहीं घूमना है। आपको सर्जन डॉक्टर, जो भी आपके आसपास है, कोई सर्जन है, MBBS, MS या DNB या MCH, गैस्ट्रो कोई से स्पेशलिस्ट है, गैस्ट्रो सर्जरी से रिलेटेड है, तो उसको जाकर आप अपने मलद्वार, रेक्टम, एनस, उसकी जांच कराइए। जांच कराएंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये पाइल्स हैं या किसी ट्यूमर की वजह से ये क्या, कई बार क्या होता है एब्डोमेन के अंदर अगर पानी भी भर जाता है, एसाइटिस की कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाती हैं। या एब्डोमेन या आपके जो
बड़ी आंतड़ी का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको रेक्टम बोलते हैं या ट्रांसवर्स कोलन, तो उसके आसपास भी अगर कोई ट्यूमर बन गया है या पेल्विस के अंदर कोई बड़ा ट्यूमर, मास, सिस्ट, इस तरह का अगर कोई समस्या बन गई है तो उसमें भी पाइल्स हो सकती हैं। तो पाइल्स को पाइल्स मत समझिए, कई बार वहाँ पर कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिए। और इस आपका ही ये चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।